आज तक मैंने नहीं देखा है कि कहीं भी वक्फ की ज़मीन से किसी गरीब बच्ची की शादी में लोग पैसा दे रहे हों कि गरीब बच्ची की शादी हो जाए, किसी मरीज़ का इलाज हो जाए। लोगों ने पढ़ा है क्या? जो एक्ट बना उसको पढ़ा भी नहीं आपने, क्या नुकसानात हैं। बस भेड़िया आया और वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनके मदारिस वक्फ पर हैं, ज़मीन पर हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज, जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनके टेक्निकल कॉलेज वक्फ की ज़मीन पर हैं, जिनका प्रेस वक्फ की ज़मीन पर है, कि ये वक्फ बिल लाकर नीतीश कुमार जी का की औकात घटाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान अक़लियत के लोग अगर इसको गहराई से नहीं समझते हैं, जो हालात यूपी के हैं आप उससे पूरी तरह आशना हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनवाइट कर रहे हैं, आप बैल मुझे मार। इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, उन्होंने ही माइनॉरिटी डिक्लेयर कराया। दोस्तों आदाब, जैसा कि आपको मालूम है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू है। वक्फ कानून आकर कहीं ना कहीं बिहार में एक तरह से पूरे देश में हलचल है, लेकिन बिहार में चूँकि बिहार का चुनाव होना है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो जेडीयू को, नीतीश कुमार को लोग ख़ास तौर से टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आलोचना का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर लीडर डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हैं। पहले तो सहाफ़त मीडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि वक्फ कानून को लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। नीतीश कुमार को लोग जो है टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो वक्फ कानून पास नहीं हो पाता। आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो कानून पास हुआ, मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि इससे मुसलमानों का अहित है। यह कानून गलत है। जो मंशा थी वाकिफ़ों की, जिन लोगों ने वक्फ किया, उनके मंशा के विरुद्ध है। तो जब उनके मंशा के विरुद्ध है तो जाहिर है कि ये मुसलमानों के लिए गलत हुआ। लेकिन जहाँ तक श्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन पर जो ये इल्ज़ाम है, मैं इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद कहता हूँ, इसलिए कि उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि डेलीगेशन के साथ कई बार हम लोग गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुसलमान के साथ हैं, आप लोग इत्मीनान रखें। तो हम लोग को इत्मीनान था। बहरहाल ये कैसे हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन उनकी मंशा नहीं, मैं समझता हूँ कि इसलिए कि अक़लियत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अब देखिए कि उसी वक्फ की ज़मीन पर पूरे बिहार के सभी ज़िला में उनकी कोशिश है कि माइनॉरिटी का, अक़लियतों के बच्चों का रिहायशी स्कूल बन जाए। कई जगह काम भी कर रहा है, जैसे मधुबनी काम कर रहा है, दरभंगा काम कर रहा है, किशनगंज काम कर रहा है, और हर जगह ज़मीन वक्फ से लेकर वो बना रहे हैं। दूसरी तरफ कब्रिस्तान, वो भी वक्फ का मामला है। तकरीबन 9000 से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने कराया। तो देखिए, सिर्फ उनके कहने पर, कथनी पर नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया है और जो करते जा रहे हैं, इससे तो लगता नहीं है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पूरक है। इसको हम मुनाफ़िक़त नहीं कहते। ज़ुबान उनकी, जो ज़ुबान है वही अमल उनका रहा है, इसलिए यकीन उन पर हम करते हैं। उनके चाहने से नहीं हुआ है, भले ही ये कैसे हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हुआ ये बेहतर नहीं हुआ, मुसलमानों के हक़ में नहीं हुआ, उनके ये मुसलमानों की हक़ तलफ़ी हुई। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले वक्फ का कानून आ जाना और नीतीश कुमार का उसमें एक तरह से कहें कि लोगों के बीच जो है, हालांकि उन्होंने काम किया है माइनॉरिटी के लिए, लेकिन अक़लियती तबका ही अभी नीतीश कुमार का विरोध करता नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा, क्या आप ऐसा देखते हैं? मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि नीतीश कुमार की तरह कोई प्रदेश को संभालने वाला नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर ज़ात बिरादरी, हर मज़हब के लोगों के लिए। इसलिए कि अगर दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, तो जाहिर है कि सभी मज़हब के लोग उसमें इफ़ेक्टेड होते हैं, सब परेशान होते हैं, तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता। तो ये जो उन्होंने काम किया है, ये कहा जाए कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर मज़हब के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया और चौतरफा काम किया। अगर अक़लियत के लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो पीछे आप जाएं तो देखेंगे कि क्या हालात थे बिहार के। रोड गड्ढे में तब्दील हो चुका था,
मिट्टी तेल नहीं मिलता था कि लोग लालटेन भी जला सके, मोमबत्ती जलाता था, डिबरी जलाता था, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई थी। और मैं साफ तौर पर कहता हूँ कि लालू जी की सरकार में कटिहार मेडिकल कॉलेज और मौलाना आज़ाद इंजीनियरिंग कॉलेज, इन दोनों को 12 बरस तक लड़ना पड़ा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जबकि 50% मुस्लिम बच्चों के लिए ये था और 50% दूसरे तबका के लोगों के लिए था, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा और सुप्रीम कोर्ट से हुआ। अब वहीं आप नीतीश कुमार जी को देखें कि रिहायशी मुस्लिम स्कूल खोलते जा रहे हैं। आप वहीं देखें कि रिजर्वेशन का मामला है जिससे सबों का, मुस्लिम का भी फ़ायदा होता है, गैर मुस्लिमों का भी फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ अल करीम यूनिवर्सिटी बनाकर उन्होंने 50% मुस्लिम बच्चों और 50% दूसरे मज़हब के बच्चों के लिए उन्होंने रिज़र्व किया। कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी बिहार में आज तक नहीं है कि 50% सीट रिज़र्व मुसलमानों के लिए हो। ये नीतीश कुमार की देन है, अल करीम यूनिवर्सिटी बनाकर उनकी देन है कि मुस्लिम बच्चे भी पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटी करें, नर्सिंग करें, बी फार्म करें, डी फार्म करें, यानी हर प्रोफेशनल कोर्स और साथ साथ जनरल एजुकेशन भी मुस्लिम बच्चे हासिल करें। और उनकी ये समझ है। तो इतना फ़र्क पहले 2005 के पहले और 2005 के बाद इतना फ़र्क है कि आप कॉलेज नहीं होने देना चाह रहे थे और आप यूनिवर्सिटी नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। तो आप बताइए, नीतीश कुमार जी को खो करके न सुकून मिलेगा, न मुसलमान तरक्की कर पाएगा। काम के मामले में तो आज भी लोग इस बात की तारीफ़ करते हैं और ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए काफ़ी काम किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्फ का मसला ऐसा आया जिसमें एक तरफ इनका काम है और दूसरी तरफ जो है इनका समर्थन है। तो क्या मतलब इनके साथ सियासत हो गया? जहाँ तक वक्फ का मामला है, मैंने पहले भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, ये गलत हुआ। और अगर इसको सुधारा जा सकता है तो इसको सुधारा जाना चाहिए। जो लोग केंद्र सरकार में हैं या जो लोग साथ हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि इसको वक्त नहीं गया है, दूसरे बिल में आप सुधार सकते हैं, इसको सुधारना चाहिए। काफ़ी लोग इफेक्टेड हुए, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, वक्फ का जहाँ तक मामला है, वक्फ उन्हीं लोगों ने किया जिनके पास काफ़ी ज़मीन था। स्कूल में भी लोगों ने दिया, वक्फ भी किया। आज के दिन में किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है जो वक्फ करता है या स्कूल कॉलेज में देता है। लेकिन एक अलमिया है, वक्फ तो किया आपने, लेकिन अपने बच्चों को आपने मुतवल्ली बनाया। अब पुश्त वही बच्चे मुतवल्ली बन रहे हैं। अब वाकिफ़ की मंशा थी कि इससे गरीबों का भला होगा और भला भी होगा और हमें सवाब भी मिलेगा जिन लोगों ने वक्फ किया। तो वक्फ करने के बाद आज तक मैंने नहीं देखा है कि कहीं भी वक्फ की ज़मीन से किसी गरीब बच्ची की शादी में लोग पैसा दे रहे हों कि गरीब बच्ची की शादी हो जाए, किसी मरीज़ का इलाज हो जाए, कैंसर हो रहा है, किडनी फेल कर रहा है। मैं नहीं देखता हूं कि उस वक्फ की ज़मीन से उनको पैसा दिया जाए कि आप इलाज कराओ। मैं नहीं देखता हूं कि किसी के घर पर छत नहीं है, छप्पर नहीं है, तो फूसका ही सही छप्पर बनवा दे वक्फ की ज़मीन से, ताकि जिन लोगों ने वक्फ किया है उनको इसका सवाब भी मिले। तो सवाल है कि लोगों को वाकफियत नहीं है कि जिन्होंने वक्फ किया ये वहीं उनके घर में ही उसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं बता दूं, ये कई बार 3 बार पहले भी अमेंडमेंट आया, कभी वाहवेला नहीं मचा। ये चौथी बार अमेंडमेंट आया है, वाहवेला मचा हुआ है। इसमें जो हुकूमत ने लागू किया है उस हुकूमत भी वाहवेला मचा रही है। ये अक़लियत के लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये कहाँ राजनीति है। नीतीश कुमार जी का कद छोटा करना है। देखिए, इतिहास गवाह है, तारीख़ गवाह है कि पिछले इलेक्शन में 2020 के असेंबली इलेक्शन में बिहार में एक एनडीए के ही पार्टनर को खड़ा किया गया और खड़ा करके कहा गया कि तुम जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट है वहाँ तुम खड़े होकर के वोट काटो और नीतीश का कद छोटा करो। और जाहिर है कि तकरीबन 75 सीट थी, जहाँ तक मुझे याद है 2020 के इलेक्शन में, और आज के दिन में 43 सीट आई और राजद को सीट मिल गई ज़्यादा। तो लोगों ने, राजद बहुत खुश कि हमको बहुत सीट मिली, लेकिन उनको सीट मिली उसकी वजह थी कि नीतीश की सीट को घटाने के लिए जो काम किया गया, पिछले एक शख्स को खड़ा किया गया, एक लीडर को खड़ा किया गया कि तुम अपना आदमी खड़ा करो, उसका फ़ायदा राजद को मिला और उसका नुकसान, जैसा कि
इनके सबसे बड़े पार्टनर जो चाहते थे कि छोटी पार्टियों को ख़त्म करना है और अपना वर्चस्व जमाना है, वही उस बार उन्होंने किया। इस बार दूसरा रास्ता अपनाया कि अभी इलेक्शन था, इस इलेक्शन के बाद भी किया जा सकता था, 6 महीने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी किया जा सकता था। 2 बार फुल फ्लेजेड सरकार थी एनडीए की, फुल फ्लेजेड। उस वक्त आपने नहीं किया और इस इंतज़ार में थे कि कभी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। तो आज आपने किया, जब बिहार का इलेक्शन है तो जाहिर है तारीख गवाह है कि सीट कैसे घटाई जाती है। उसको अगर आप मिला लें तो आपको लगेगा कि ये वक्त बिल लाकर नीतीश कुमार जी का की औकात घटाने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान अक़लियत के लोग अगर इसको गहराई से नहीं समझते हैं तो जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है केंद्र सरकार, उसकी जो ख्वाहिश है, अगर आप भी वही करते हो तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए और कोई शख्स नहीं है आज के दिन में जो बिहार को संभाल सके और अक़लियतों की हिफाजत कर सके और अक़लियतों की तरक्की के लिए उनके स्कूल का इंतज़ाम कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सके। ये बहुत बड़ा अंजुमन इस्लामी हॉल जो एक धरोहर था, उसको एक बड़ी इमारत के शक्ल में बना करके आपको दिया है। 50 से 60 करोड़ में बनाकर आपको दिया है। और साथ साथ यूपीएससी कोचिंग, बीपीएससी कोचिंग, ये सारी चीज़ें और अक़लियतों के लिए बहुत सारे गिनती गिनाएंगे, 7 घंटों लगेगा। अगर खुदा न खास्ते किसी वजह से सीट कम आ गई तो आप जानते हैं बिहार में भी यूपी की तरह भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अगर आप, ये मुनहसर करता है अक़लियत के लोगों पर कि अगर नीतीश कुमार जी को सीट दूसरी पार्टियों से ज़्यादा जब तक नहीं आएगी तब तक आज वो मुख्यमंत्री फिर नहीं बन पाएंगे। और ये अक़लियत के तबका से हम गुजारिश करते हैं कि अगर आप एक तरफा वोट, इस बार अगर हालात बदले हुए हैं, अगर आपने नहीं दिया जेडीयू को बिहार में, तो आप समझ जाएं कि हालात बहुत बुरे होंगे और आगे दूसरे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो हालात यूपी के हैं आप उससे पूरी तरह आशना हैं। तो इसका मतलब है कि आप इनवाइट कर रहे हैं, आप बैल मुझे मार। तो आपकी पार्टी में मुस्लिम लीडर भी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं इसी मुद्दे पर? कहाँ मुस्लिम लीडर छोड़े हैं? मुस्लिम लीडर वही छोड़े होंगे जिससे, जो कभी पार्टी में नहीं देखा गया हो, जिसको कोई मतलब पार्टी से नहीं हो, या पार्टी उनको नहीं पूछ रही हो। कुछ ऐसे ही 2-4 लोग होंगे तो होंगे। कहाँ लोगों ने छोड़ा है? मैं भी तो हूँ उसी पार्टी में, मैं आज भी हूँ। और मैं ये कह देता हूँ कि ऐसा न हो अगर नीतीश कुमार जी को छोड़ दिया अक़लियत के लोगों ने तो मुझे कहने में कोई आँच नहीं है, ये अक़लियत के लोग अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। 2005 के पहले कैसा बिहार था और आज का बिहार कैसा है, कोई तुलना नहीं किया जा सकता। एक टेक्नोक्रेट से किसी कम पढ़े लिखे को मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो आप टेक्नोक्रेट हैं और दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये आप कैसे सोचते हैं कि कम पढ़ा लिखा लोग एक टेक्नोक्रेट का मुकाबला करेगा? ये सोचना होगा। सारे कामों को देखते हुए जो तजर्बात हैं आपके सारे 19 साल के और 2005 के कबल के जो तजर्बात हैं, अगर आप मिलाएंगे तो मैं समझता हूं कि सिर्फ एक वफ़ के मामले को लेकर के सारी चीज़ों को धो दिया जाए और आगे अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया जाए, मैं समझता हूं कि आप ज़रूर सोचोगे तो आपका जहन फिर जाएगा नीतीश कुमार जी की तरफ। वक्फ पर एक तरह से सियासत हो गई। लोगों ने पढ़ा है क्या? जो एक्ट बना उसको पढ़ा भी नहीं आपने, क्या नुकसानात हैं? बस भेड़िया आया और वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनके मदारिस वक्त पर हैं, ज़मीन पर हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज, जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनके टेक्निकल कॉलेज वक्फ की ज़मीन पर हैं, जिनका प्रेस वक्फ की ज़मीन पर है, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं इस मामले को लेकर के। आम लोगों को यूं ही है, बस साथ दे रहे हैं, बगैर जाने समझे बूझे हुए साथ दे रहे हैं, जबकि कभी वक्फ की ज़मीन से जो मंशा थी वाकिफ़ की वो नहीं पूरा हो सका, उनका भला नहीं हो सका, गुरबाओं का, मिस्किन का भला नहीं हो सका। ईद के दिन जो है नीतीश कुमार आपके यहाँ आए, ईद के थोड़े दिन बाद, एक दिन के बाद ही शायद जो है इंद्रेश कुमार भी आपके यहाँ आए। लोगों में ये आया कि अशफाक साहब जो है आरएसएस सपोर्टर तो नहीं है या आरएसएस की तरफ तो नहीं इनका झुकाव है। योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, तो जितने भी मुस्लिम मेडिकल कॉलेज वाले हैं
वो योगी जी के यहाँ नहीं जाए, योगी जी से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे तो चलेगा? ये मुसलमान बनते हैं, ये शरीयत की बात करते हैं, और क्या किसका ताल्लुक़ है और क्या कंट्रीब्यूशन है, दुश्मन भी आ जाए उसको भी नहीं निकालता। और इंद्रेश कुमार जी का कंट्रीब्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट आज के दिन में माइनॉरिटी डिक्लेयर करती है। इंद्रेश कुमार जी आरएसएस के हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, उन्होंने ही माइनॉरिटी डिक्लेयर कराया। उन्होंने नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन से आपने ही डिक्लेयर कराया। नीतीश कुमार जी ने यूनिवर्सिटी दिया, यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया, और माइनॉरिटी डिक्लेयर कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस ज़माने में अर्जुन सिंह जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, जस्टिस सिद्दीकी साहब पहले चेयरमैन बने थे जब बना था ये कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन नहीं, नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन, जो पूरे हिंदुस्तान के अदारे को, अक़लियतों के अदारे को अक़लियती किरदार देती है, उसका सर्टिफिकेट देती है, उसको डिक्लेयर करती है। इसमें एक जैन थे चेयरमैन, उनसे कहकर इंद्रेश कुमार जी ने माइनॉरिटी डिक्लेयर कराया, जिससे 50% मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, 50% नर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है, नर्सेस की पढ़ाई हो रही है, और अदर्स कोर्सेज चल रहे हैं। ये 50% मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, 50% दूसरे मजहब के लोग पढ़ रहे हैं। ये काम करने का काम किया, ये दायरा बनाने का काम इंद्रेश कुमार ने किया। भाई ये सोच बड़ी गलत है लोगों की। तो आप ये मानते हैं कि लोगों का नज़रिया जो है अब बदलना चाहिए आज के दौर में, आज के मौजूदा तनाजुर में? भाई ये हर ज़माने में हुआ है। आज उस दिन लोग समझदार थे पहले के, और ईद का था, ईद के लिए आ गए कि आए हुए थे, राजभवन में ठहरे हुए थे, तो आ गए कि अशफाक करीम से मुलाकात हो जाए, आ गए हमारे यहाँ। और उसी के बाद क्या कहते हैं, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो अभी वाइस चांसलर हैं लॉ यूनिवर्सिटी के, वो भी मगध यूनिवर्सिटी के, वो भी आ गए। मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाही जी वो भी आ गए, सारे लोग आ गए। भाई तो हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं आएंगे तो और बिहार में किसके यहाँ जाएंगे? हमारे ताल्लुकात हैं, एक बड़ा इदारा बना है जो पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं। वो ऐसा इदारा है कि बहुत शोहरत याफ्ता इदारा है, और उस शोहरत याफ्ता बनाने में, कटिहार मेडिकल कॉलेज को अल करीम यूनिवर्सिटी बनाने में, शोहरत याफ्ता बनाने में, यूनिवर्सिटी बनाने में नीतीश कुमार जी की देन है। तो सवाल है, हमारे आरएसएस की देन है माइनॉरिटी डिक्लेयर कराने में। तो हम किससे दोस्ती रखें, किससे ताल्लुकात रखें? ताल्लुकात सबसे रखते हैं, ये अखलाकी तकाज़ा है, लेकिन ऐसे लोगों से भी आपको ताल्लुक़ रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। महुआ में हालांकि अभी तो ये सब चीज़ें जो है ऐलान नहीं हुआ है, आपका दौरा वहाँ पे हो रहा है लगातार, जबकि लोग जो है वक्फ के मामले पर जो है जानते नहीं है, लेकिन एक हंगामा जो है बर्पा हो गया, एक सियासत बर्पा हो गया। महुआ में क्या असर पड़ सकता है और लोग वहाँ के क्या सोच रहे हैं, वहाँ आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? देखिए, महुआ में अभी तो टिकट का मामला नहीं हुआ है। बहरहाल नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप जा कर के वहाँ मेहनत करो, पिछले बार हम लोग हार गए थे, वहाँ मेहनत करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, टिकट किसको मिलेगा ये मुझे खबर नहीं है। महुआ में लोग मुझे देख रहे हैं कि अशफाक करीम ने काम किया है। अशफाक करीम काम का आदमी है और अपना है, बगल में मकान है, पातेपुर विधानसभा, पातेपुर ब्लॉक में अशफाक करीम का घर है, और अशफाक करीम ने जा कर के सीमांचल में बहुत बड़ा काम किया। अब अपने गांव की तरफ, अपने इलाके की तरफ लौटा है, तो लोगों की उम्मीद है कि अशफाक करीम कुछ करेगा। अगर यहाँ से एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है, उनकी अपनी समझ है वहाँ के लोगों की, वो मुझे देख रहे हैं। वो पार्टी के साथ साथ अलग तरह से भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी ने आज तक मुझे, एक मुसलमान ने भी ये सवाल नहीं किया कि साहब वक्फ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप उसी पार्टी के आदमी हैं। ये महुआ के विधानसभा के चेहरा कलां ब्लॉक है और महुआ ब्लॉक है, दोनों जगह के लोगों ने मुझे एक सवाल भी इस तरह का नहीं किया, वो मुझे देख रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सहाफ़त मीडिया से बात करने का। तो ये थे अशफाक करीम साहब, जेडीयू के कद्दावर सियासी लीडर हैं, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि वक्फ का इशू कहीं ना कहीं सियासत का शिकार है, लोगों को वक्फ बिल को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की के लिए और ख़ुसूसन अक़लियतों के तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए काफ़ी काम किया है।